बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आतिफ बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज अकाउंटिंग का टॉपिक है लेक्चर नंबर 3, अकाउंटिंग हेड्स। हम अकाउंटिंग हेड्स देखेंगे। अकाउंटिंग हेड्स कौन कौन से, पूरी की पूरी अकाउंटिंग इन हेड्स के ऊपर डिवाइड की गई है। बेसिक 4 हेड्स हैं, लेकिन हम उन्हें 5 में डिवाइड करते हैं। जब प्रैक्टिकली जाएंगे उनकी फर्दर सब डिवीजन हो जाएगी। वहाँ पे इंशाल्लाह कोई एक लेक्चर मैं उसके लिए भी अपलोड करूँगा, इसकी डिवीजन कैसे हो, किस तरह से होती है। आइए जी, सबसे पहले हमारे पास जो अकाउंटिंग हेड है वो है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल ऐसे एसेट, ऐसे असासाजात जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इनटेंजिबल ऐसे ऐसे असासाजात जिनको देखा और छुआ नहीं जा सकता। एसेट्स होते क्या हैं? ऐसी चीज़ें जो हमारी मलकियत में हों, वो टेंजिबल भी हो सकती हैं, वो इंटेंजिबल भी हो सकती हैं। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल आइटम्स ऑफ दैट कंपनी ऑन्स दैट हैव वैल्यू। कंपनी के वो कैश भी हो सकता है, कोई भी मशीनरी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, लैंड हो सकती है। ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? एसेट्स कहलाएंगी। एसेट्स, पहला पॉइंट, पहला हेड, तमाम के तमाम ऐसी चीज़ें, ऐसी आइटम्स जो टेंजिबल हैं या इंटेंजिबल हैं और कंपनी की ऑनरशिप में हो, वो एसेट्स कहलाएंगी। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस, अखराजात जो रूटीन में हम चीज़ों को बेचने के लिए, अपनी आमदन कमाने के लिए जो भी अखराजात करते हैं, चीज़ों को पैदा करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, वो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस कहलाते हैं, अखराजात कहलाते हैं, जो रूटीन में हम करते हैं। मसलन डेप्रिसिएशन है, यूटिलिटी बिल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, टेलीफोन बिल वगैरह वगैरह। इसके अलावा सैलरी हम पे करते हैं, रेंट पे करते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? अखराजात हैं। सेकेंड हैंड है जी हमारे पास अखराजात, जो चीज़ों को प्रोड्यूस करने के ऊपर जितने भी हमारे खर्चे होंगे वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट, इक्विटी। इक्विटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से बता रहा हूँ, इक्विटी वो पैसा, वो सरमाया जिससे कारोबार का आगाज़ किया जाता है, वो कैपिटल या इक्विटी या सरमाया कहलाता है। ये खुद से भी लगाया जा सकता है और किसी से उधार लेके भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, फोर्थ, रेवेन्यू, इनकम। कंपनी जो अर्न करती है चीज़ों को प्रोड्यूस करके या सर्विसेज दे के या कोई इंटरेस्ट रिसीव करके, डिविडेंड रिसीव करके, जो भी पैसा वो मार्केट सिक्योरिटी से रिसीव करती है या चीज़ों को सेल करके रिसीव करती है, वो उसकी आमदन कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। अभी तक 4 हेड हैं: एसेट्स, असासाजात, एक्सपेंसेस, इनकम, इक्विटी, सरमाया, रेवेन्यू, इनकम। लास्ट वन, लाइबिलिटीज़। ऐसा पैसा जो हमने अदा करना हो, जो कंपनी ने अदा करना हो, वो क्या कहलाएगा? आपके पास लाइबिलिटीज़ कहलाएगा, जैसा कि क्रेडिटर, लोन, बैंक लोन, मॉर्गेज वगैरह वगैरह। जी, 5 हेड हैं ये: एसेट, एक्सपेंसेस, इक्विटी, रेवेन्यू और लाइबिलिटी। इंशाल्लाह हम इनको आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, हम वन बाय वन अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर हम 2 एसेट और एक्सपेंसेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जी, सबसे पहले एसेट्स। एसेट्स आर क्लासीफाइज ऑन देयर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के लिहाज से हम इसको डिफाइन करेंगे। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है: करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, या हम इसे लॉन्ग टर्म भी कहते हैं, और इसको हम यूजेज के हिसाब से भी देखेंगे। एसेट्स मीन्स ऐसी चीज़ें जो हमारी मलकियत में हों, वो एसेट्स होती हैं। जी, सबसे पहले अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो 3 हिस्सों में हो रहा है। करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, जिसे लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहते हैं, और इनको हम क्लासीफाई करते हैं इनके यूजेज के लिहाज से भी। आइए सबसे पहले करंट एसेट्स देखते हैं। करंट एसेट्स क्या होते हैं? भाई, कैश या कैश के इक्विवेलेंट, कोई भी चीज़ जो कैश या कैश के इक्विवेलेंट होगी, वो करंट एसेट्स कहलाएंगे। मसलन कैश, डेटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, ऐसी चीज़ें जो कैश के मुतबादिल यूज़ होती हों या जल्द ही कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, वो करंट एसेट्स कहलाते हैं। मसलन कितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगी? अगर वो चीज़ें, मसलन मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ 3 महीने के अंदर कन्वर्ट हो जाता है पैसे के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? करंट एसेट कहलाएगा। मेरे पास अगर डेटर्स पड़े हुए हैं, मैं डेटर्स को कन्वर्ट कर सकता हूं, तो वो भी मेरे पास क्या कहलाएगा? करंट एसेट कहलाएगा। जी, करंट कैश रिप्रेजेंट कैश इन हैंड, कैश इक्विवेलेंट टू रिप्रेजेंट सिक्योरिटीज इजीली कन्वर्टेड इनटू द कैश, जनरली इन 3 मंथ्स, 3 माह के अंदर हो जाएगा, तो वो करंट एसेट्स कहलाएंगे। जी, नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट जो आप 1 साल से कम अरसे के लिए किसी जगह पे इन्वेस्ट करें, पैसा इन्वेस्ट करें, वो भी क्या कहलाएगी? करंट एसेट्स कहलाएगी। इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री, जो चीज़ें आपके पास बच गई साल के आखिर पे, वो क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री कहलाएगी। ये भी आपका करंट एसेट है। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, ऐसे लोग जिनको हमने चीज़ें उधार पर बेची होती हैं, यानी कि जिन लोगों से हमने पैसा लेना होता है, वो डेटर्स अकाउंट रिसीवेबल कहलाते हैं। ये भी हमारे करंट एसेट्स में आएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे अखराजात जो हमने एडवांस में पे किए हों किसी भी चीज़ों के अखराजात की मद में, वो हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। मसलन एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ। हम कोई सेफ़ अलमारी बनवाने के लिए जाते हैं, हम उन्हें कहते हैं भाई ये सेफ़ अलमारी बना दें, हमें ये पसंद आ गई है। तो वो कहते हैं अच्छा जी ये 35,000 की है। तो हम उन्हें क्या करते हैं, 5 या 10,000 पहले पैसे दे देते हैं और उन्हें कहते हैं ये बना दें। चीज़ अभी हमने ली नहीं है, उठाई नहीं है, हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमने उसके पैसे दे दिए। जो एडवांस में पेमेंट की, वो कहलाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। दीज रिप्रेजेंट द एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस विच रिप्रेजेंट अ सिचुएशन वेयर द सर्विसेज ऑफ गुड्स और नॉट यू रिसीव, यानी कि अभी आपने चीज़ें नहीं ली लेकिन आपने पैसे उनकी अदायगी कर दी। जी, नेक्स्ट है आपके पास करंट एसेट्स के बाद नॉन करंट एसेट्स, यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स। हमारे पास सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, भाई कोई भी जगह या उसके ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा किया हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या भाई? 4 दीवारें और ऊपर छत हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपकी जो बिल्डिंग है, जो लैंड है, वो आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स है और इसका फ़ायदा हमें 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए होगा। लॉन्ग टर्म है ये। The entity owning the land and building may be using for the office premises, warehouses, renting or the other purposes। भाई मुतल्लिक़ मकासद के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स होंगे। इंटेंजिबल एसेट्स, intangible assets are those do not have physical but they have economic values। भाई इंटेंजिबल एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। कैसे? मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर हम किसी ब्रांड की बात करें, हम किसी चीज़ की बात करें, मसलन मैं ऐसे ब्रांड की बात करता हूँ जो शायद ऑलमोस्ट हर बंदा जानता है, अली बाबा। अली बाबा की अपनी एक रिप्यूट है, गुडविल है। उन्होंने वो रिप्यूट गुडविल एक दिन में नहीं बनाई, 1 साल में नहीं बनाई, एक लंबे अरसे में बनाई। दुकानदार अपनी दुकान चलाता है, ग्राहकों के साथ अपना रिलेशन बहुत अच्छा रखता है, उनको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता है, कम कीमत के ऊपर प्रोवाइड करता है। वो अपनी एक गुडविल क्रिएट करता है, अपनी अच्छी साख क्रिएट करता है, शोहरत क्रिएट करता है। और वो जो शोहरत होती है वो आपका एसेट होता है, गुडविल कहलाती है। इसी तरह से पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये सारे क्या होते हैं? आपके एसेट्स होते हैं। प्रॉपर्टी, प्लांट, किसी किस्म की भी प्रॉपर्टी, प्लांट या इक्विपमेंट वगैरह, ये सारे के सारे फिक्स एसेट कहलाएंगे, जो कि बैलेंस शीट में टेंजिबल एसेट्स के अंदर आएंगे। ये एसेट्स ऐसे हैं जिनको देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है। ये फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं और इनका फ़ायदा बिजनेस को 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए होगा, जिसमें प्लांट आ सकता है, किसी तरह की मशीनरी, मोटर, कार, इस तरह की तमाम चीज़ें आ जाएंगी, वो फिक्स एसेट कहलाएंगी। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी पैसा इन्वेस्ट किया जाए किसी बिजनेस के अंदर और वो लंबे अरसे के लिए हो, ये मोर देन 1 ईयर के लिए हो, शोन अंडर द नॉन करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट की यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स की साइड पे लिखा जाएगा। क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, इसको यूजेज के लिहाज से भी क्लासीफाई किया गया है। क्या? ऑपरेटिंग एसेट्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एसेट्स क्या होते हैं? ऐसे एसेट्स जो कि रूटीन में डे बाय डे ऑपरेशन जो होते हैं कारोबार के, उसके लिए खरीदे जाएं, वो क्या कहलाते हैं? ऑपरेटिंग एसेट्स। दोज एसेट्स विच हेल्प इन डे टू डे ऑपरेशन, जो कि मदद दें रोज़ाना जो आप काम करते हैं, कंपनी बिजनेस के अंदर जो आप रोज़ाना काम करते हैं उसमें मदद दें, वो ऑपरेटिंग एसेट्स कहलाएंगे। और नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स कौन से होंगे? यूजफुल डे टू डे बिजनेस बट डू जनरेट रेवेन्यू ओवर द बिजनेस लाइफ, यानी कि ये नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स इंक्लूड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल भी और अक्रूड इनकम भी इसके अंदर शामिल होगी। होप सो आपको ये चीज़ें सारी समझ आई हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी हम।
सेकंड हेड हमारे पास सेकंड हेड है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अखराजात जो हम रूटीन में करते हैं, रूटीन के अखराजात जो चीज़ों को प्रोड्यूस करने के हवाले से, आमदन कमाने के हवाले से जो हम खर्चे करते हैं वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। आइए देखते हैं जी एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस आर अमाउंट पेड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज। जो चीज़ें हम ख़रीदते हैं, अखराजात करते हैं, वो हमारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एक्सपेंसेस को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। आज का टॉपिक में, आज के लेक्चर में डायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल हैं। आइए देखते हैं उनको। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कनेक्टेड विद द परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि आज हम ऑर्डर करें और ऑर्डर करने से लेके चीज़ें गोदाम तक पहुंचने जितने भी खर्चे होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। एक्सपेंसेस डायरेक्ट कॉस्ट इनकर वाइल द मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट। आप मैन्युफैक्चर जब तक चीज़ों को करते हैं तब तक के उस मैन्युफैक्चरिंग तक जितने भी खर्चे होंगे कंप्लीट होने तक, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। आपने ऑर्डर किया चीज़ों को परचेज़ करने के हवाले से, ऑर्डर किया, ट्रक पे लोड हुई, अनलोड हुई, वेजेस भी पेड किया, फ्रेट पे किया, किराया दिया, फ्यूल पे किया, सारा कुछ, गोदाम रेंट, ये सारा कुछ इसी के अंदर आएगा और वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। आइए डायरेक्ट एक्सपेंस वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं जी। सबसे पहले परचेजेस क्या होता है? चीज़ों को ख़रीदना। अकाउंटिंग के अंदर परचेजेस को स्पेशल मीनिंग्स दी गए हैं। जब भी आप कोई चीज़ सेलेबल गुड्स जो होते हैं उनको ख़रीदते हैं, उन्हें नाम दिया जाता है परचेजेस। नेक्स्ट है कैरिज इनवर्ड। कैरिज क्या होता है? किराया। ये हम पे करते हैं। ये जब चीज़ें हमने एक जगह से दूसरी जगह मंगवानी होती हैं तो हम क्या करते हैं? किराए की मद में ये पैसे देते हैं। ये क्या कहलाता है? किराया कहलाता है। ये ख़ास तौर पे इसके साथ वर्ड कैरिज इनवर्ड लिखा जाएगा, विच मीन्स कि चीज़ें हम ख़रीद रहे हैं। नेक्स्ट है जी वेजेस मजदूरी, जो कि हम चीज़ों को लोड और अनलोड करते वक्त, यानी कि ये दिहाड़ी जिसे हम कहते हैं, रोज़ाना की बेसिस पे जो पैसे दिए जाते हैं वो वेजेस कहलाते हैं। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट क्या होता है? हम दूर दराज से जब चीज़ें मंगवाते हैं तो रास्ते में ख़तरा होता है कि चीज़ें चोरी ना हो जाएं, एक्सीडेंट ना हो जाए, जल ना जाए, या कोई और ख़दशा भी होता है तो हम रास्ते की इंश्योरेंस करवा लेते हैं। रास्ते में जब चीज़ें आ रही होती हैं तो हम उनकी इंश्योरेंस करवा लेते हैं। वो जो इंश्योरेंस करवाई जाती है रास्ते में, वो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कहलाती है और ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कस्टम ड्यूटी जी, कस्टम ड्यूटी हम पे करते हैं। कस्टम ड्यूटी ख़ास तौर पे ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर लगाई जाती है। ये कस्टम ड्यूटी जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर के मुल्क से चीज़ें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, और उसके ऊपर हमें हुकूमत टैक्स लगाती है जो हमें चीज़ों के ऊपर पे करना पड़ता है, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। क्लियरिंग चार्जेस क्या होते हैं? जब हम चीज़ों को लेके आते हैं, हम जब चीज़ों को पोर्ट के ऊपर, ख़ास तौर पे बंदरगाह के ऊपर, जब चीज़ें हम बहरी जहाज़ के ज़रिए मंगवाते हैं तो वो पोर्ट के ऊपर हम उसे लैंड करवाते हैं और पोर्ट अथॉरिटीज़ उनको क्लियर करती है कि भाई ये चीज़ें लीगल हैं, आ रही हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, हर चीज़ चेक करते हैं। तो ये जो बंदरगाह के ऊपर आपको चीज़ें क्लियर करवाना पड़ती हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगी? क्लियरिंग चार्जेस, और ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड या कैरिज इनवर्ड, ऑलमोस्ट तीनों चीज़ें एक तरह की ही यूज़ होती हैं। मीन्स कहने का मतलब था कि ट्रांसपोर्टेशन, कैरिज और फ्रेट ये किराए के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है जी एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? ये गवर्नमेंट चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हुए जो कि मुल्क के अंदर तैयार हुई हैं, उन्हें मैन्युफैक्चर किया गया, उन मैन्युफैक्चर गुड्स के ऊपर टैक्स इम्पोज करती है। ये टैक्स जो है ये एक्साइज ड्यूटी कहलाता है, जो कि चीज़ों को सेल करने के हवाले से दिया जाता है। रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी जस्ट लाइक अ रेंट, ये रेंट की तरह है, किराए की तरह है। ये रेंट कैसे पे किया जाता है? मसलन ये कि कोई ऑथर है, उसने बुक लिखी, वो पब्लिशर ने उसे रॉयल्टी के तौर पे पैसे दिए, जी आप ये पैसे 10 लाख रुपया रख लें, ये बुक मुझे पब्लिश करने दें। वो बुक को पब्लिश यानी छापेगा और लोगों कस्टमर्स को बेचेगा, और जो उसका लिखारी होगा, राइटर होगा, उसको जो पैसे दिए जाएंगे वो रॉयल्टी कहलाएगा। रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डॉक चार्जेस, बंदरगाह के ऊपर अगेन कुछ जहाज़ आते हैं, वो अनलोड से मुराद है माल उतारने के लिए खर्चा जो पे किया जाता है वो अनलोडिंग चार्जेस कहलाते हैं, डॉक चार्जेस।
फ्रेट इनवर्ड जैसे मैंने पहले कहा, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, वेजेस, कैरिज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड, ये तीनों एक ही जगह पे के लिए यूज़ होते हैं। कोल, गैस, वाटर चार्जेस, जी ये एक्सपेंसेस ख़ास तौर पे चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के हवाले से या प्रोड्यूस करने के हवाले से, या कह लें कि चीज़ों को पहल जब इंजन के ऊपर यानी रेलगाड़ी के ज़रिए लाया जाता था, ऑयल भी यूज़ होता था, लेकिन अब ये वो सिलसिला कार नहीं चलता। कोयला, गैस या ऑयल चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, भाई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस चीज़ों को प्रोड्यूस जो फैक्ट्री के अंदर किया जाता है, फैक्ट्री की इंश्योरेंस या फैक्ट्री का रेंट जो है, डेप्रिसिएशन वगैरह या लाइट वहाँ पे जो यूज़ होती है, फैक्ट्री के अंदर चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के ऊपर जो भी खर्चा आएगा वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ही शामिल होगा। जी ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंस थे सारे के सारे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। होप सो गाइस आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।